Assalamu alaikum, class 8. How are you, dear students? Dear students, welcome to the next lecture related to chapter number 1, the universe. In the last lecture, we started the topic of the solar system, related to the solar system, that was on page number 2 of your books. So today we are going to continue with the topic. Or quickly open up your books. Chaji, the first thing that we see on page number 3 is an info box that is related to the planet Pluto. जब हम छोटे होते थे ना तो वी यूज टू लर्न 9 नेम्स ऑफ प्लैनेट्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसमें प्लूटो सबसे लास्ट प्लैनेट होता था. बट अब इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स दैट आर इन आवर सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस. इन 1930 सबसे पहले 1930 में ना प्लूटो को इन्होंने वो किया था, ऐड किया था सोलर सिस्टम में हमारे एज अ प्लैनेट. सबसे एंड पे होता था, बहुत छोटा सा मैस है इसका, छोटा चुन्ना मुन्ना सा प्लैनेट है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट एज यू कैन सी इन द पिक्चर. बहुत खूबसूरत इसका बर्निंग सा एक पोर्शन है और कुछ आइस पॉकेट्स भी नजर आ रही हैं. एक साइड बिल्कुल गर्म है सूरज की हीट की वजह से और दूसरी साइड बिल्कुल ठंडी सी लग रही है इसकी. ठीक है जी. सो लेट अस रीड अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस related to Pluto. Pluto used to be the 9th planet of the solar system. Last planet tha after Neptune. However, in August 2006, the International Astronomical Union (AIAU) इसकी abbreviation भी आप आगे लिख लें जैसे मैंने लिखी हुई है ना, ये एक organization है, Astronomical Union, decided that since Pluto did not meet all the conditions, it would no longer be called a planet. इसको प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से इसको लिस्ट से निकाला गया. एक तो सबसे पहले इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ आपको होता है एक छोटा मिनी माइनर छोटी सी चीज होता है, उसको ड्वार्फ बोलते हैं. ठीक है, तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट में लाए पहले तो ये. ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम पिक्चर भी दिखाई थी इसकी है ना, सारे प्लैनेट्स की साइज वाइज पिक्चर एक मैंने दिखाई थी आपको. वो छोटा सा आपको जो नजर आ रहा है ना एंड में, दैट इज प्लूटो. इसका साइज बहुत छोटा है, इसका मास बहुत छोटा है. अभी हम आगे जाके जब पढ़ेंगे ना, जैसे मर्करी है वो छोटे प्लैनेट्स में आता है. 4878 किलोमीटर उसका डायमीटर है टोटल मर्करी का. तो ये मर्करी से भी बहुत छोटा है. 1000 समथिंग 1700 एंड कुछ इसका डायमीटर है, किलोमीटर्स, बस इतना छोटा सा है. तो इसलिए, और ये थोड़ा सा ना ऑर्बिट भी लंबा ऑर्बिट कर लेता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी थोड़ी सी कम है, वीक है. बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसकी बेसिस पे एक प्लैनेट को प्लैनेट कंसिडर किया जाता है. और सोलर सिस्टम का पार्ट बनने के लिए भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी अपनी भी ग्रेविटी हो और वो सन की ग्रेविटी से भी अट्रैक्ट हो रहा हो और वो रिवॉल्व भी कर रहा हो और वो रोटेट भी कर रहा हो अपने एक्सिस पे. बहुत सारी कंडीशंस है, उनमें से कुछ कंडीशंस ये फुलफिल नहीं कर रहा था प्लूटो. उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ये फट गया या ये कहीं स्पेस में चला गया या कुछ हो गया. ये अपने ऑर्बिट से थोड़ा सा जो है ना इसने इधर उधर मूव किया और उसके बाद ये है सन के अराउंड मूव करता है, लेकिन इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स दैट आर इन आवर सोलर सिस्टम. सो व्हेनेवर यू लर्न द लिस्ट देयर इज नो नीड टू ऐड प्लूटो इन इट. ठीक है जी, बट इट यूज्ड टू बी द 9th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. अच्छा जी, इन द लास्ट लेक्चर वी रेड टिल, यहाँ तक हमने पढ़ा था टिल द अर्थ. सो वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ टुडे. इसमें हमें थोड़ा सा रोटेशन रेवोल्यूशन का भी समझना पड़ेगा, मैं भी आपको समझाती हूँ. The 8 planets of the solar system move around the sun in orbits which are not circular. These are elliptical or oval in shape. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स इम्पोर्टेंट. ठीक है जी, कि जो प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स है ना, दैट ऑन विच दे रोटेट अराउंड द सन. ठीक है ना, ये रिवोल्यूशन के जो उनके ऑर्बिट्स होते हैं, तो ये जो रिवोल्यूशन के ऑर्बिट्स है ना, दीज आर नॉट सर्कुलर, बिल्कुल गोल गोल से नहीं है. दीज आर इलिप्टिकल और ओवल. सारे ऑर्बिट्स जो है ना दैट आर ओवल और एलिप्टिकल. The time for each planet to make one journey around the sun determines the length of that planet's year. जो टाइम एक प्लैनेट सन के गिर्द एक राउंड पूरा करने में लगाता है, दैट इज द प्लैनेट ईयर फॉर दैट प्लैनेट. हर प्लैनेट की स्पीड डिफरेंट है. ठीक है जी, रिवॉल्व करने की सन के गिर्द 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं प्लैनेट्स की, रेवोल्यूशन और रोटेशन. ये आप 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं दोबारा से.
revolution is basically the movement of the planet around the sun on its orbit, and rotation is the spinning movement of, जैसे हम स्पिन करते हैं ना बॉल को गोल गोल, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे ही गोल गोल घूमता रहता है. हमारी अर्थ की जो रेवोल्यूशन है ना, दैट इज 365 डेज, ठीक है ना, जिसमें एक ईयर बनता है, इससे सीजन्स निकलते हैं. एंड रोटेशन इज 24 आवर्स, विच इज द रीजन ऑफ विच कॉजेज डे एंड नाइट. आपको पता है ना, दिन हमारा रोटेशन के थ्रू होता है. अच्छा जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट्स ईयर. द टाइम ईच प्लैनेट needs to make one journey round the sun is the planet's year. ये आपने अंडरलाइन कर लेना है. सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है जी. पहले हमने उनके बारे में पढ़ा, ऑर्बिट्स की शेप के बारे में, और दूसरा ये आपका प्लैनेट ईयर आ गया. अर्थ फॉर एग्जाम्पल टेक्स, अब ये एग्जैक्ट आपने आपको फिगर्स में बता रहे हैं कि अर्थ जो है ना, इसके 365 डेज तो हम कहते हैं ना रेवोल्यूशन को, बट ये 365 डेज से थोड़ा सा क्वार्टर ऊपर है, ठीक है ना. पूरे एग्जैक्टली 365 नहीं है, 365.25 डेज है to go once round the sun, so that our year is 365 days. ठीक है जी. Every fourth year, one day is added to make up for the quarter day. ये जो 1/4 डे हमारा हर साल मिस हो रहा है ना, 365 काउंट कर रहे हैं हम, 365 1/4 काउंट नहीं कर रहे, तो ये 1/4 हम हर 4 साल के बाद लीप ईयर उसको कहकर और हम वो काउंट कर लेते हैं, और हमारे हो जाते हैं 366 डेज इन द लीप ईयर. ओके, ये लीप ईयर की रीजन है कि क्यों हम लोग लीप ईयर एक रखते हैं हर 4 साल के बाद. इसको थोड़ा सा हम यूं भी समझ लेते हैं. ट्रॉपिकल ईयर जो है ना, जो एक्चुअल ईयर है हमारा ट्रॉपिकल ईयर, दैट इज 365.24 या 0.25 डेज एक साल का, ठीक है जी. लेकिन हम जो काउंट करते हैं कॉमन ईयर, जो हम लोग नॉर्मली काउंट कर रहे हैं, वो सिर्फ 365 डेज हर साल ले रहे हैं. तो ये जो 0.25 अक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो 4 साल के बाद इसको हम 366 करके एक दिन ऐड करके लीप ईयर मना लेते हैं. फरवरी में हम 29 डेज कर लेते हैं, ठीक है जी. उससे ये जो क्वार्टर हर साल ऐड हो रहा था ना, ये वहाँ पे जाके हमारी कैलकुलेशन पूरी हो जाती है, हमारे कैलेंडर सही हो जाते हैं, और हम लोग प्रॉपर एक जो है ना ईयर कंप्लीट कर लेते हैं अपना. अच्छा जी, ये लीप ईयर का आ गया, ठीक है. मरकरी, अब हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं अबाउट द साइजेस ऑफ द प्लैनेट. इसके ऊपर छोटा सा आप साइज भी लिख सकते हैं. दिस पैराग्राफ इज रिलेटेड टू द साइजेस ऑफ द प्लैनेट. आपको याद नहीं करनी फिगर्स कि किस साइज का क्या प्लैनेट है, कितने किलोमीटर किसका डायमीटर है प्लैनेट का, बट ये सिर्फ आपको एक इमेजिन करना है आइडिया. आप पेज नंबर 2 की डायग्राम को भी साथ साथ देखते जाएंगे. मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है जी. देख रहे हैं आप, 7 फिगर बनी हुई है आपके. whizzes round in 88 days. whizzes means a quick movement जो होती है ना, उसको whizzing कहते हैं, ठीक है. मरकरी इतनी तेजी से सन के गिर्द रिवॉल्व करता है कि सिर्फ 88 डेज में ये पूरा अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है. करीब भी तो है ना, उसका सर्कल भी छोटा होगा, है ना. While Neptune, the planet furthest from the sun, takes 165 of our years. Neptune सबसे पीछे है, और वो 165 years, अर्थ years जो है ना हमारे, जो 165 years हैं, उसमें अपना एक साल पूरा करता है. इतना बड़ा उसका एक तो ऑर्बिट भी बड़ा होगा बेचारे का, और वो रिवॉल्व भी पता नहीं किस स्पीड से करता होगा. 165 years लगाता है वो एक राउंड पूरा करने में. द प्लैनेट्स डिफर वेरी कंसिडरेबली इन साइज. आपको पता है सारे प्लैनेट्स का साइज बिल्कुल डिफरेंट है. अब ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए ना आपको बता रहे हैं कि क्या क्या साइज है. मरकरी इज 4878 किलोमीटर इन डायमीटर, ठीक है जी. while gigantic Jupiter, it is the biggest planet of our solar system, is 143,884 kilometers. इतना बड़ा है ये. Earth's diameter is 12,756 kilometers. अब ये मरकरी से हमारी अर्थ जो है ना अबाउट 3 times है, ठीक है जी. और जुपिटर तो बहुत ही बड़ा है. हर प्लैनेट का साइज वेरिएट करता है. ये साइजेस हैं बेसिकली, ओके. इसके ऊपर छोटा सा लिख लीजिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Mercury and Venus are too close to the sun. Mercury और Venus क्लोज हैं, जैसे हम देख रहे हैं अर्थ से पहले हैं ये दोनों, ठीक है ना. And so hot that no life could exist there.
अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये इतने गर्म हैं कि इनके ऊपर कोई किसी किस्म की जिंदगी पॉसिबल नहीं है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज अबाउट 462 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा है वीनस का टेम्परेचर। एंड मरकरी का है 430 डिग्री सेल्सियस। On the other side facing the sun, and 180 degrees, minus 180 degrees on the side facing away from the sun. जो सूरज की दूसरी साइड, सूरज की तरफ जो फेस कर रही है पोर्शन, वो 430 डिग्री सेल्सियस है मरकरी में, लेकिन जो ऑपोजिट साइड है वो -180 है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं कि लाइफ पॉसिबल नहीं है किसी तरह मरकरी एंड वीनस पर। द क्लाउड्स ऑन वीनस आर लार्जली मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है जी। द क्लाउड्स ऑन वीनस आर मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे क्लाउड्स किस चीज से बने हुए होते हैं? हमारे क्लाउड्स हमारी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स जो है ना, जिसमें मीथेन आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बहुत अच्छी नरम नरम ठंडी ठंडी गैसेस हैं सारी, ठीक है जी। इन सारी गैसेस को मिलाकर हमारे क्लाउड्स बने होते हैं और इनके सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स होते हैं वीनस के। The force of gravity on Jupiter is 2.4 times as much as on Earth. Force of gravity जो है ना, ये किसी भी चीज का, किसी भी मास का, किसी भी एलिमेंट का वेट जो होती है ना, उसको जो है ना डिफाइन करती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जुपिटर पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी 2.4 टाइम्स ज्यादा है अर्थ से, ठीक है जी। अगर हमारी 100 है तो इनकी 240 हो जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो चीजों का वेट बहुत ज्यादा हो जाता होगा वहां पर जाकर जुपिटर पर, और वो इतनी वजनी, अगर हम वहां जाके खड़े हो जाए तो जमीन से ही चिपक जाएंगे, चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारा अपना वजन इतना ज्यादा हो जाएगा। इफ यू वेट 50 kilograms ऑन अर्थ, यू वुड वेट ऑलमोस्ट 120 grams kg ऑन जुपिटर। अगर 50 kg यहाँ पर हमारा वेट है ना, तो 120 kg वहां पर हो जाएगा। जैसे हमारी एटमॉस्फेयर से, अब आपने अक्सर देखा होगा मून वगैरह की तरफ जो स्पेस क्राफ्ट ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमारी जो ही हमारी एटमॉस्फेरिक जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करते हैं और स्पेस में जाते हैं, एकदम सब चीजें वेटलेस हो जाती हैं, ग्रेविटी खत्म हो जाती है ना। यूं हवा में लोग उड़ने लगते हैं सारे स्पेस क्राफ्ट के अंदर, पानी भी ग्लास में से निकल के बाहर उड़ने शुरू हो जाता है। इतनी सारी आपने वीडियोस देखी है ना। तो इसी तरह जुपिटर पर ऑपोजिट है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है वहां पर। अच्छा जी, ये सैटर्न की एक पिक्चर आप लोगों को दी हुई है यहाँ पर आपके नीचे ना। सैटर्न जो है ना, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके गिर्द बहुत जाइगेंटिक रिंग्स हैं और ये बड़ी दूर से भी नजर आते हैं। हमारे जो हबल और चंद्रा टेलीस्कोप्स ने पिक्चर्स दिखाई है ना, उसमें सैटर्न के गिर्द बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म का रिंग है एक। अच्छा, इसके 82 मून्स भी हैं। आपको पता है ना, हर प्लैनेट के अलग अलग मून्स होते हैं, तो इसके 82 मून्स हैं। हो सकता है वो इतने ज्यादा मून्स यूं इसके गिर्द रोटेट रिवॉल्व कर रहे होते होंगे कि उसकी वजह से हम लोगों को ये रिंग नजर आता है। बट ये बड़ा प्रोमिनेंट है सैटर्न में ना, और ये बहुत खूबसूरत लगता है सैटर्न का रिंग जो है। अच्छा जी, come to the next paragraph. That is, the other planets apart from Mars are bitterly cold. Mars के बाद जो है ना सारे planets, क्योंकि जितना जितना हम सन से दूर होते चले जाएंगे जुपिटर ऑनवर्ड्स, तो जाहिर है हीट सन की कम होती चली जाएगी और बीच में प्लैनेट्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो इक्लिप्स वाला भी काम हो जाता है कि सन की हीट को ब्लॉक करते हैं वो, ठीक है। द अदर प्लैनेट्स अपार्ट फ्रॉम मार्स आर बिटरली कोल्ड. सैटर्न is -172 degrees centigrade, Jupiter -150 degrees centigrade. The little atmosphere they have is of gases which are poisonous to us. ठीक है जी, हमारी अल्लाह ताला ने एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी इस तरह की फ्रेंडली गैसेस डाली हुई हैं, जिनको हम नेचुरल गैसेस बोलते हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ जिंदा भी हैं, हम सांस भी ले रहे हैं और हमारे लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। इन प्लैनेट्स की जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके अंदर पॉइजनस गैसेस बंद हुई हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हमने पढ़ा था ऊपर मार्स में है, उसकी क्लाउड्स जो हैं उसके
वीनस के वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। इसी तरह आप ये बता रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर सैटर्न में और जुपिटर में है दैट इज मेड अप ऑफ पॉइजनस गैसेस, बट देयर मे बी और परहैप्स वाज सम काइंड ऑफ लाइफ ऑन मार्स। मार्स के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं कि वहाँ पे कोई लिविंग जो है ना लाइफ अवेलेबल है, कोई लिविंग क्रीचर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि कभी कभी ये जो हबल और चंद्रा टेलीस्कोप से और कुछ टेलीस्कोप से ऐसी पिक्चर्स आई हैं जहाँ पे कुछ मूवमेंट सी फील होती है वहाँ पर, और कुछ वाटर और ऑक्सीजन का कंटेंट भी मिला है साइंटिस्ट को। अच्छा जी, वो कह रहे हैं इवन इफ ओनली सिंगल सेल्ड क्रीचर्स लाइक जर्म्स और बैक्टीरिया, कह रहे हैं या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ होगा, लेकिन है वहाँ पर लाइफ अवेलेबल है। साइंटिस्ट आर डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड आउट एट द मोमेंट एंड सेवरल स्पेसक्राफ्ट हैव बीन देयर टू स्कूप अप soil from the surface and analyze it। बहुत से स्पेसक्राफ्ट ऐसे भेजे गए हैं जिनसे किसी तरह उसकी सॉइल को मूव करके उसके नीचे देखा जाए कि क्या है, और वहां से उनको काफी कुछ मिला भी है। Sending back radio messages, we know that the most important thing to support life as we know it are water and oxygen। ठीक है जी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट वाटर एंड ऑक्सीजन है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी क्रीचर के सर्वाइव करने के लिए। एंड वहाँ पे उन्होंने जो सॉइल स्कूप अप किया ना, उसके नीचे से क्या मिला है उनको, देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मार्स, थोड़ी सी ऑक्सीजन भी मिली है वहाँ पर उनको एयर में, और दी मार्स एटमोस्फेयर एंड प्रॉब्ली वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस अंडर द सरफेस। और जब उन्होंने उसकी सॉइल को हटाया ना, उसके नीचे से थोड़े थोड़े आइस पॉकेट्स उनको मिले हैं, आइस के छोटे छोटे से ना घड़े घड़े से उसके अंदर आइस मिली है इनको मार्स में से। While temperatures are very harsh by Earth standard, हमारी ज़मीन से कंपेयर करें तो बहुत सख्त किस्म के टेम्परेचर है। सर्दी है तो -140 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रही है, और जब गर्मी है तो +17 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो 17 तो बेरेबल है, अच्छा टेम्परेचर है ना किसी भी लिविंग क्रीचर के लिए, लेकिन -40 ये तो फ्रीज कर देता होगा। Some form of life might have been possible। साइंटिस्ट का यही कहना है कि बहुत सी जो है ना लाइफ यूनिसेलुलर हो या कोई से भी हो पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी है उनकी एटमॉस्फेयर में मार्स की, और वाटर भी मिल गया है इनको, सरफेस के नीचे उनको आइस पॉकेट्स की फॉर्म में वाटर मिला है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है जी, कि इज लाइफ पॉसिबल ऑन मार्स, या व्हाट हैव द साइंटिस्ट फाउंड अबाउट लाइफ ऑन मार्स। तो आप उसको वाटर ऑक्सीजन, या इज देयर वाटर एंड ऑक्सीजन अवेलेबल ऑन मार्स, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इस पैराग्राफ में से आंसर करेंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। लेक्चर खत्म हुआ हमारा, अब आपकी होम असाइनमेंट आ गई है, ठीक है जी। So your home assignment is comprehension question number 2। How have the Hubble and the Chandra telescope helped the scientists? इसके दो पार्ट्स हैं, साइंटिस्ट को कैसे हेल्प किया है। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज टेलीस्कोप्स। ये आपका नेट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी, और इसको आपने एटलीस्ट 5 पॉइंट्स दोनों के लिखने हैं। हबल टेलीस्कोप और चंद्रा टेलीस्कोप को अलग अलग पैराग्राफ हेडिंग दे के आपने लिखना स्टार्ट करना है। और द साइंटिस्ट हैव फाउंड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू स्पेस बिकॉज ऑफ दीज टू टेलीस्कोप्स। लाइक हबल से उन्होंने प्लूटो के 5 मून्स को डिस्कवर किया था, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट पता चली थी अबाउट लाइट ईयर, अबाउट यूनिवर्स, अबाउट प्लैनेट्स, प्लूटो, और कितनी चीज़ें आप जब नेट पे सर्च करेंगे ना, फैक्ट्स एंड डिस्कवरीज रिलेटेड टू हबल टेलीस्कोप, तो हबल टेलीस्कोप की बहुत सारी डिस्कवरीज आ जाएंगी, उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया है हबल टेलीस्कोप के थ्रू साइंटिस्ट ने, और इसी तरह चंद्रा की, ठीक है जी। तो आपने अलग अलग दोनों को हेडिंग लिख के और इनकी 5 डिस्कवरीज लिखनी है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।